नमस्कार, मैं दिनेश कुमार। माइंड मंथन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं। इस वीडियो में भी हम आगे इसको कंटिन्यू करते हैं और जो बची हुई अभिक्रियाएं हैं उनको विस्तार से पढ़ते हैं। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और लाइक करें। यदि कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के समस्या बताएं, मैं उसका समाधान करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो आज पढ़ते हैं हम अपघटन अभिक्रियाएं। तो अपघटन अभिक्रियाएं क्या होती हैं उसके बारे में देखते हैं। जैसे कोई पदार्थ है ए और ये टूट करके दो पदार्थों में विभक्त हो जाता है, बी और सी। इस प्रकार की जो अभिक्रियाएं हैं वे क्या कहलाएंगी? अपघटन। अपघटन का मतलब होता है टूटना। कोई पदार्थ है ए जिसको अभिकारक भी कह सकते हैं और ये टूट करके बन गए दो क्रियाफल ए और बी। हो सकता है डी भी बन जाए, हो सकता है एक पदार्थ और भी बन जाए। तो इस प्रकार की अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं? अपघटनीय अभिक्रियाएं। इसकी सही डेफिनेशन दें तो जब एक क्रिया कारक टूटकर दो या दो से अधिक क्रियाफलों या उत्पादों में बदल जाए तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम कहेंगे अपघटनीय अभिक्रियाएं। अपघटनीय अभिक्रियाओं को हम मुख्यतः तीन भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं? तीन। नंबर एक, विद्युत अपघटन। नंबर दो, प्रकाश अपघटन। और नंबर तीन, ताप अपघटन। अब ये देखो क्या होता है विद्युत अपघटन। क्या? जब विद्युत के कारण या बिजली के कारण या करंट के कारण कोई पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थों में विभक्त होता है, दो या दो से अधिक कंपाउंड में या एलिमेंट में विभक्त होता है, तो वह अभिक्रिया विद्युत अपघटन कहलाएगी। यानी इसमें अपघटनकारी कारक के रूप में विद्युत काम करेगी। दूसरी है प्रकाश अपघटन। जब प्रकाश की उपस्थिति में कोई एक पदार्थ या कोई अभिकारक या क्रियाकारक टूट के दो या दो से अधिक पदार्थों में विभक्त होता है तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम कहेंगे प्रकाश अपघटन। और जब ताप, यदि किसी पदार्थ को हम ऊष्मा दें और वह टूट करके दो या दो से अधिक पदार्थों में विभक्त हो जाए तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम कहेंगे ताप अपघटन। अपघटन को हम वियोजन भी कहते हैं। तो कई जगह वियोजन नाम आ जाए तो चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। अपघटन, वियोजन, टूटना एक ही बात है। ठीक है, तो चलो इनके हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे विद्युत अपघटन है, हम नमक के जलीय विलयन में यदि धारा प्रवाहित करें, धारा ध्यान में रहे डीसी हीट प्रवाहित करनी है जो बैटरी में होती है, सेल में होती है, वही धारा। घर में जो धारा आती है या बिजली जो आती है पावर हाउस से, उसके साथ ये प्रैक्टिकल कतई नहीं करना है। केवल और केवल ये विद्युत सेल या बैटरी की जो धारा है उसके साथ ही करना है, वरना दुर्घटना हो सकती है। जब इसमें धारा प्रवाहित की जाती है, विद्युत धारा, तो ये दो पदार्थों में विभक्त हो जाता है, सोडियम और क्लोरीन गैस। जलीय विलयन है तो इसके आगे मैं लिख देता हूं एक्यू यानी एक्वेटिक, और ये भी एक्वेटिक ही होगा, जल में घुली जाएगा और ये गैस के रूप में बाहर निकल जाएगी। तो इस प्रकार ये विद्युत अपघटन का एक उदाहरण है। दूसरा हम देखते हैं प्रकाश अपघटन क्या होता है। जब प्रकाश की उपस्थिति में कोई पदार्थ टूट जाता है और वो दो या दो से अधिक पदार्थों में विभक्त हो जाता है तो इस प्रकार के पदार्थ को अभिक्रिया को क्या कहेंगे? प्रकाश अपघटन। जैसे इसका एक मैं एग्जाम्पल लूँ तो हाइड्रोजन ब्रोमाइड है, यदि ये प्रकाश की उपस्थिति में रहेगा तो यह हाइड्रोजन गैस और ब्रोमीन गैस में विभक्त हो जाता है। इस प्रकार की जो अभिक्रिया वो कौन सी अभिक्रिया है? प्रकाशिक अपघटन। फिर है ताप अपघटन। ताप अपघटन, जब हम किसी पदार्थ को गर्म करते हैं, उसको ऊष्मा देते हैं या उसको हीट देते हैं तो वो पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थों में विभक्त हो जाता है, तो ऐसी अभिक्रियाओं कहेंगे हम ताप अपघटन। इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको यदि हम गर्म करें, ये जो सिंबल है गर्म का है, छोटा त्रिभुज, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड
कार्बन डाइऑक्साइड में विभक्त हो जाता है। तो इस प्रकार की जो रिएक्शन है वो क्या कहलाएगी? ताप अपघटन। आगे हम देखते हैं विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन का मतलब होता है एक दूसरे का स्थान ले लेना या दूसरे का स्थान ले लेना। जैसे कोई व्यक्ति जब वह मजदूरी करता था साइकिल लेके आया, जब उसकी आमदनी बढ़ी मोटरसाइकिल लेके आ गया, तो साइकिल का क्या हो गया? विस्थापन। फिर और अधिक आमदनी हुई तो कार लेके आ गया, तो मोटरसाइकिल का किससे विस्थापन हो गया? कार से। यानी जैसे जैसे उसकी आमदनी बढ़ी उसके साधनों का विस्थापन होता गया या वृद्धि होती गई। पहले साइकिल को हटाया, उसकी जगह मोटरसाइकिल आई, फिर मोटरसाइकिल को हटाया, हटाने का मतलब होता है विस्थापन, उसकी जगह कार आ गई। तो इस प्रकार विज्ञान में यदि कोई अधिक सक्रिय पदार्थ कम सक्रिय पदार्थ को हटा देता है और उसका स्थान ले लेता है, तो इस प्रकार की अभिक्रियाओं को हम कहेंगे विस्थापन अभिक्रिया। अभिक्रिया जैसे हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। जैसे कोई पदार्थ है ए और बी, दो एलिमेंट से मिलकर बना है या दो आयनों से मिलकर बना है। एक तीसरा आयन या एलिमेंट या कंपाउंड जो भी है वो अधिक सक्रिय है, इसकी मान लो सक्रियता क्या है? अधिक है, अधिक है। और सपोज कर लेते हैं कि इसकी सक्रियता है वो न्यून है, तो क्या करेगा? ये सी बी का स्थान ले लेगा और बी को यहां से प्लेसमेंट कर देगा। तो इस प्रकार की जो अभिक्रियाएं होंगी वो क्या कहलाएंगी? विस्थापन अभिक्रिया। अब क्या बनेगा पदार्थ? बी की जगह क्या आ जाएगा? सी, और बी अलग हो गया। तो इस प्रकार की जो अभिक्रियाएं हो क्या कहलाएंगी? विस्थापन अभिक्रियाएं। दूसरी प्रकार की ये भी हो सकती है कि जैसे ए है, बी, ये दो एलिमेंट से मिलकर बना है या आयन से मिलकर बना है, और दूसरा है सी और डी, ये भी दो। ये इसको अधिक पसंद करता है और बी डी को अधिक पसंद करता है। तो सी है वो बी की जगह आ जाएगा और बी है वो सी की जगह आ जाएगा। यानी ये एक दूसरे से जितना अनुराग करते हैं उतना जल्दी आ जाते हैं। जैसे ए है, बी की जगह क्या आ जाएगा? सी से प्लेसमेंट हो जाएगा, और सी है वो किससे प्लेसमेंट हो जाएगा? बी से। तो इस प्रकार की जो अभिक्रियाएं हैं वो क्या कहलाएंगी? विस्थापन अभिक्रियाएं। इसमें एक ही पदार्थ विस्थापित हो रहा था, तो इसलिए इसको क्या कहेंगे? एकल विस्थापन। और इसमें दो पदार्थ विस्थापित हो रहे थे, तो इसको क्या कहेंगे? द्वि विस्थापन। तो आओ हम देखते हैं इनके उदाहरण। पहले देखते हैं हम एकल विस्थापन का उदाहरण। जैसे हमारे पास कॉपर सल्फेट है। कॉपर सल्फेट विलयन में यदि हम जिंक के टुकड़े डाल दें या जिंक का चूर्ण डाल दें, तो जिंक अधिक क्रियाशील होने के कारण कॉपर का स्थान ले लेता है और कॉपर हो जाता है मुक्त, यानी फ्री हो जाता है। तो नया जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा? कॉपर की जगह कौन आ गया? जिंक। SO4 है यानी सल्फेट आयन है ही, तो SO4 और कॉपर क्या हो गया? फ्री। तो ये कॉपर हो गया। तो इस प्रकार से कॉपर का स्थान कौन ले लेता है? जिंक। और नया प्रोडक्ट क्या बन जाता है? जिंक सल्फेट, और कॉपर हो जाता है मुक्त। इस प्रकार की जो रिएक्शन है वो एकल विस्थापन अभिक्रिया है। अब दूसरी है द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसका हम उदाहरण ले लेते हैं। जैसे सिल्वर क्लोराइड ले लेते हैं और एक ले लेते हैं सोडियम नाइट्रेट। अब क्या होता है? सोडियम और सिल्वर एक दूसरे का स्थान ले लेते हैं, या यूं कहें नाइट्रेट आयन और क्लोराइड आयन एक दूसरे का स्थान ले लेते हैं। बात एक ही है, या तो इसको यहां रख दो या फिर इसको यहां रख दो, एक ही बात है। तो इसका उदाहरण हो गया। अब Ag की जगह Na आए तो क्या बन जाएगा? NaCl
जो हमारी रसोई में रहता है, और Na की जगह कौन आ जाएगा, Ag। तो ये क्या बन जाएगा, AgNO3। तो नए प्रोडक्ट क्या बन गए, सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट। इस प्रकार से विस्थापन अभिक्रिया के 2 उदाहरण हो गए। अन्य उदाहरण हम देख लेंगे बुक की सहायता से। अब हम देखते हैं अगली अभिक्रिया, मंद गति अभिक्रिया और तीव्र गति अभिक्रिया। मंद गति का मतलब होता है स्लो स्पीड, यानी जो अभिक्रिया धीरे धीरे चलती है, कई दिन लग जाते हैं, कई घंटे लग जाते हैं या कई वर्ष लग जाते हैं, ऐसी अभिक्रियाएं तो कहलाएंगी मंद गति अभिक्रिया। और कुछ अभिक्रियाएं सेकंड के कुछ ही हिस्से में संपन्न हो जाती हैं, उनको कहेंगे हम तीव्र गति अभिक्रिया। मंद गति अभिक्रिया का उदाहरण हम दैनिक जीवन में देखते हैं कि लोहे पे जंग लगता है, लोहे पर जंग लगना, यह अभिक्रिया कई दिनों तक चलती रहती है, कई दिनों में संपन्न होती है। तो ऐसी अभिक्रियाएं क्या कहलाएंगी, मंद गति अभिक्रिया। यदि हम सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को मिला दें तो ये अभिक्रिया कुछ ही सेकंड में संपन्न हो जाएगी और नए प्रोडक्ट बन जाएंगे NaCl और H2। इस प्रकार की जो अभिक्रियाएं होती हैं वे तीव्र गति अभिक्रियाएं, यानी वे अभिक्रियाएं जो मंद गति से चलती हैं वे मंद गति अभिक्रिया, धीरे धीरे चलती हैं वे मंद गति अभिक्रिया, और जो अभिक्रिया तीव्र गति से चलती हैं वे तीव्र गति अभिक्रिया। जैसे लोहे पर जंग लगना है Fe, यानी ये लोहा प्लस ऑक्सीजन और प्लस हम नमी ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, नमी। और ये अभिक्रिया बहुत ही स्लो या धीरे धीरे संपन्न होती है और किसका निर्माण होता है, जंग का, Fe2O3H2। यह अभिक्रिया कई दिनों तक चलती रहती है। तो इस प्रकार की जो अभिक्रिया है वो क्या कहलाएगी, मंद गति अभिक्रिया। अब देखते हैं हम उत्क्रमणीय व अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। उत्क्रमणीय का मतलब क्या होता है, पुनः जिसको प्राप्त किया जाए वो तो होता है उत्क्रमणीय, और जो एक बार क्रिया संपन्न हो गई पुनः वापस नहीं आया जाए वो क्या कहलाएगी, अनुत्क्रमणीय। जैसे उत्क्रमणीय का उदाहरण लें हम, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर के अमोनिया का निर्माण करती हैं। किसका निर्माण करती हैं, अमोनिया। अमोनिया पुनः टूट करके किसका निर्माण करती हैं, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का निर्माण करती हैं। यानी ये अभिक्रिया है दोनों दिशाओं में चलती है, ये दोनों दिशाओं में चलती है, यानी फॉरवर्ड भी चलती है तो फॉरवर्ड का चिन्ह ये, और ये रिवर्स भी चलती है। तो ऐसी अभिक्रियाएं क्या कहलाएंगी, उत्क्रमणीय। अनुत्क्रमणीय का मतलब है कि जो अभिक्रिया एक बार संपन्न हो गई पुनः उसको रिवर्स नहीं किया जा सकता, ऐसी अभिक्रियाएं कहलाएंगी अनुत्क्रमणीय। हमने पिछले वीडियो में एक उदाहरण देखा था जब हम पढ़ रहे थे रासायनिक चेंजेस क्या होते हैं, तो उसमें हमने एक उदाहरण देखा था कि कार्बन या कोयला जल करके और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। यानी ये अभिक्रिया एक बार संपन्न हो जाती है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड टूट करके ऑक्सीजन और कार्बन में कन्वर्ट नहीं होती, तो ऐसी अभिक्रियाएं क्या कहलाएंगी, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीन का मतलब होता है वह अभिक्रिया जो अम्लीय या क्षारीय गुणों का ह्रास कर देती है या उनको विलुप्त कर देती है, ऐसी अभिक्रियाएं कहलाती हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया, इसका मतलब है कि कोई अम्ल है और वह क्षार से क्रिया करता है और ये दोनों हो जाते हैं उदासीन। उदासीन कब होंगे,
जब लवण बनेगा जिसकी प्रकृति न तो क्षारीय होगी और न ही अम्लीय होगी, और बनेगा जल। जल की प्रकृति उदासीन होती है, तो ऐसी अभिक्रियाओं को कहेंगे हम उदासीनीकरण अभिक्रिया। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, थोड़ी देर पहले ही हमने चर्चा की थी, NaOH, ये एक क्षार है। क्या नाम है इसका? सोडियम हाइड्रोक्साइड। और ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करता है। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करता है, ये क्या है? क्षार। और ये क्या है? अम्ल या एसिड या ये बेस। और ये क्रिया करके बना लेते हैं साल्ट एंड वाटर, जल और लवण बना लेते हैं। तो इस प्रकार की जो अभिक्रिया है वो क्या कहलाएगी? उदासीनीकरण अभिक्रिया। कोई भी क्षार ले लेते हैं, जैसे KOH ले लेते हैं, ये भी क्षार ही है, और इसकी जगह अम्ल ले लेते हैं, जैसे H2SO4 ले लेते हैं, तो H2SO4 ये अम्ल है और ये क्या है? क्षार। ये आपस में क्रिया करेंगे, लवण बनेगा। तो KSO4 तो बन गया K2SO4 क्षार, और H2O जल बन गया। इस प्रकार की जो अभिक्रियाएं हैं वो क्या कहलाएंगी? उदासीनीकरण अभिक्रिया। अब हम पढ़ते हैं उत्प्रेरक। उत्प्रेरक क्या होते हैं? हम देखते हैं कि हमारे गली में या मोहल्ले में या गांव में या शहर में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दो या दो से अधिक समूहों के बीच में झगड़ा करवा देते हैं और वो व्यक्ति वहां से फरार हो जाता है। ऐसे व्यक्ति जो दो या अधिक लोगों के बीच में झगड़ा करवा देते हैं, वे एक प्रकार से उत्प्रेरक ही होते हैं। उत्प्रेरक का मतलब, उत्त का मतलब होता है ऊपर, और प्रेरक का मतलब होता है बढ़ाने वाला, किसी चीज को प्रमोट करने वाला। क्या कहलाता है? उत्प्रेरक। अब विज्ञान में हम देखते हैं उत्प्रेरक क्या होते हैं, तो वे पदार्थ जो किसी अभिक्रिया की गति को अधिक कर देते हैं, सामान्यतः उत्प्रेरक कहलाते हैं। कभी कभी उत्प्रेरक किसी अभिक्रिया की गति को मंद भी कर देते हैं, वे भी उत्प्रेरक ही हैं। जैसे झगड़ा हो रहा है तो कुछ लोग झगड़े को शांत करने की कोशिश करते हैं, वे भी उत्प्रेरक ही हैं। ठीक वैसे ही वे पदार्थ जो किसी अभिक्रिया की गति को परिवर्तित कर देते हैं, हम सिंपल भाषा में बोले परिवर्तित कर देते हैं या बदलाव कर देते हैं, तो वे उत्प्रेरक कहलाते हैं। या किसी अभिक्रिया को चालू कर देते हैं तो वे क्या कहलाते हैं? उत्प्रेरक। उत्प्रेरक जैसे मैं एक उदाहरण लूं, जैसे नाइट्रोजन गैस है और यह हाइड्रोजन गैस है। यदि इन दोनों के मिश्रण में थोड़ी सी मात्रा में हम लोहे का चूर्ण मिला दें तो जो अमोनिया फॉर्मेशन की जो गति है वो क्या हो जाएगी? तेज हो जाएगी। तो यहाँ पे Fe क्या है या लोहा क्या है? उत्प्रेरक है। यह अभिक्रिया की गति को बढ़ा देता है, यानी ग्रो कर देता है इसको, तो ये क्या कहलाएगा? उत्प्रेरक। इनके क्या क्या गुण होते हैं उत्प्रेरक? इनकी थोड़ी सी मात्रा जरूरी होती है, बिल्कुल थोड़ी मात्रा है वो भी काम कर देती है। जैसे हम दूध में यदि थोड़ी सी मात्रा एसिटिक एसिड या किसी भी प्रकार के एसिड की मिला देते हैं तो वो तुरंत फट जाता है और दही में बदल जाता है। तो इनकी थोड़ी सी मात्रा जैसे जरूरी होती है, वैसे ही उत्प्रेरक की भी थोड़ी मात्रा ही आवश्यक होती है। ये किसी भी अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, केवल अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करते हैं या वेग अभिक्रिया को चालू करते हैं। तीसरा, ये अभिक्रिया के दौरान उतनी ही मात्रा में बचे रहते हैं, यानी न तो ये घटते हैं और न ही बढ़ते हैं। ये इसकी मुख्य विशेषताएं हैं। अब ये कितने प्रकार के होते हैं उत्प्रेरक? मुख्य रूप से अवस्था के आधार पर देख लेते हैं। अवस्था के आधार पर देखेंगे तो ये दो भागों में विभक्त होते हैं, समांगी और
विषमांगी। समांगी का मतलब होता है जिस अवस्था में क्रियाकारक और उत्पाद जिस भौतिक अवस्था में होते हैं उसी अवस्था में क्या होते हैं, उत्प्रेरक होते हैं। जैसे क्रियाकारक गैसीय अवस्था में है और क्रियाफल भी गैसीय अवस्था में है, और यदि उत्प्रेरक भी गैसीय अवस्था में है तो ऐसे उत्प्रेरक क्या कहलाएंगे, समांगी उत्प्रेरक। जैसे मैं एक उदाहरण लूं, मेथिल एसीटेट है, ये लिक्विड अवस्था में है। कौन सी अवस्था में है, लिक्विड अवस्था में। और यहां उत्प्रेरक काम करता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और इसके फॉर्मेशन से क्या बनता है, मेथेनॉल और एसिटिक एसिड। ये भी किसमें है, लिक्विड में, और ये भी किसमें है, लिक्विड में। यानी सभी की अवस्था देखें हम या इनकी स्टेट देखें तो सारी किसमें है, लिक्विड में या द्रव में है। तो ऐसे उत्प्रेरक क्या कहलाएंगे, समांगी उत्प्रेरक। यानी जिसमें वे उत्प्रेरक जिनकी अवस्था क्रिया कारकों और उत्पादों से मिलती हो यानी सेम हो, वे उत्प्रेरक कहलाएंगे समांगी उत्प्रेरक। अभी हमने एक उदाहरण देखा था, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, और गैस बनती है अमोनिया। लेकिन हमने देखा था जो आयरन लिया है वो कौन सी अवस्था में है, सॉलिड अवस्था में। ये कौन सी अवस्था में, गैसीय अवस्था में। ये कौन सी अवस्था में, गैसीय अवस्था में। ये कौन सी अवस्था में है, गैसीय अवस्था में। देखो इनकी अवस्था सेम है लेकिन इसकी अवस्था क्या है, भिन्न है। तो ऐसे उत्प्रेरक क्या कहलाएंगे, विषमांगी। यानी जिनकी अवस्था आपस में मिलती न हो। ये हो सकता है लिक्विड भी हो सकती थी, सॉलिड भी हो सकती थी। ऐसे उत्प्रेरक क्या कहलाएंगे, विषमांगी उत्प्रेरक। अब धनात्मक उत्प्रेरक और दूसरे हैं ऋणात्मक। धनात्मक का मतलब होता है वृद्धि और ऋणात्मक का मतलब क्या होता है, कमी। तो वे उत्प्रेरक जो किसी अभिक्रिया की गति को तेज कर देते हैं या बढ़ा देते हैं वे क्या कहलाएंगे, धनात्मक उत्प्रेरक। और जो अभिक्रिया की गति को कम कर देते हैं वे ऋणात्मक उत्प्रेरक। इसके बाद में आता है स्वतः उत्प्रेरक। यानी कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो अभिक्रिया के दौरान बनते हैं और अभिक्रिया में उत्प्रेरक का काम करते हैं। जैसे एथिल एसीटेट है और वो विभक्त होकर के बनता है एथेनॉल और एसिटिक एसिड। तो यहाँ पे जो एसिटिक एसिड बनता है वो एक प्रकार से उत्प्रेरक का कार्य करता है। तो इस उत्प्रेरक को कहेंगे हम स्वतः उत्प्रेरक। जैसे ये मेथिल एसीटेट है, एथिल एसीटेट। अब ये टूट करके दो पदार्थ बनाता है, CH3CH2OH और प्लस CH3COOH। ये बन गया एथेनॉल और ये एसिटिक एसिड। जब ये अभिक्रिया चल रही है और थोड़ी सी मात्रा भी इसकी बन जाती है, इसकी एथिल एसीटेट की, सॉरी एसिटिक एसिड की, तो इस अभिक्रिया की गति है वो क्या हो जाती है, तेज। तो ये इस अभिक्रिया के दौरान ही बना है और इस अभिक्रिया की गति में परिवर्तन कर देता है यानी वृद्धि कर देता है। तो ऐसे उत्प्रेरक क्या कहलाएंगे, स्वतः उत्प्रेरक। इसके बाद में आते हैं जैव उत्प्रेरक। यानी जैव रासायनिक अभिक्रियाओं में जो पदार्थ काम में आते हैं वे क्या कहलाते हैं, जैव उत्प्रेरक। जैसे यूरिया है, और ये यूरियज एक एंजाइम है, उसकी उपस्थिति में ये अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में बदल जाता है यूरिया। तो ये जो यूरियज एंजाइम है ये क्या कहलाएगा, जैव उत्प्रेरक।
यानी वे उत्प्रेरक जो जैव रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं या उसको वेग को परिवर्तित करते हैं, वे क्या कहलाएंगे? जैव उत्प्रेरक। इसके बाद में आता है उत्प्रेरक वर्धक। जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ा देते हैं उत्प्रेरक वर्धक, और जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को कम कर देते हैं उत्प्रेरक विष। तो धन्यवाद दोस्तों, आज की क्लास बस यहीं तक। जय हिंद।